बजट शून्य कृषि प्राकृतिक पद्धति पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पे बड़े नेता इस कार्यशाला में शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की हम आपको बात सुनाते हैं, जो डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं इस कार्यशाला में। गंभीरता से काम कर रही है, उसका परिणाम निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश के विकास में तो आमूलचूल परिवर्तन आया ही है, लेकिन गांव, गरीब और किसान, इसके लिए जब नियम और कानून बदलने की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर गांव, गरीब, किसान को लाभ देने के मामले में कानून आड़े है, तो ऐसे मामलों में शिवराज सिंह चौहान जी ने आगे बढ़कर नियमों को भी बदला, कानूनों को भी बदला। और इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं तो सरकारी रूप में किसानों को सुरक्षा कवच के रूप में उपलब्ध रहती हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान हमेशा गांव, गरीब, किसान को सुरक्षा कवच के रूप में उपलब्ध रहते हैं। यह मध्य प्रदेश के किसानों को और गरीबों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर ये आग्रह और करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, सांसारिक प्राणी हैं। हमको अगर ठीक रहना है तो निश्चित रूप से हमें आर्थिक शुचिता चाहिए। हमें अगर ठीक रहना है तो व्यक्तिगत जीवन में शुचिता का आचरण चाहिए। और जब आर्थिक शुचिता और व्यक्तिगत शुचिता की आवश्यकता है, तो प्राकृतिक शुचिता की भी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक शुचिता को अपनाना है, उसके प्रति न्याय करना है, अपने दायित्व का निर्वहन करना है, तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। आचार्य देवव्रत जी के उद्बोधन को अंगीकार करके मध्य प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हम सब मिलकर नंबर 1 बनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आचार्य जी का, पटेल साहब का, शिवराज सिंह जी का, कमल पटेल जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी किसानों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। अपने उद्बोधन में जिस तरह से मध्य प्रदेश का संदर्भ लेते हुए, कृषि का संदर्भ लेते हुए उन्होंने इस मानचित्र पर मध्य प्रदेश की जो सितारा उपस्थिति है उसे रेखांकित किया, और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के गतिशील और समावेशी नेतृत्व की भी चर्चा की। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है कि समृद्धि के विकास के सोपान पर सबको साथ लेकर सबके साथ विकास का स्वप्न देखने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुत आग्रह और आदर के साथ उनसे निवेदन करते हैं वे आप सबको अपना सारस्वत उद्बोधन संबोधित करें। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, जो केवल संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन तो करते ही हैं, लेकिन प्रदेश की जनता की तकलीफें और गरीबों की तकलीफें दूर करने के लिए पूरे प्रदेश में दौरा भी करते हैं। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी समाप्त करने के लिए जो तड़फ मैंने आपके दिल में देखी वो अद्भुत है, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उससे मुक्त कर सकें जनता जनार्दन को। ऐसे गवर्नर सौभाग्य से मिलते हैं, ऐसे हमारे गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी। मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसे ऋषि उपस्थित हैं, अगर आप देखेंगे योग विज्ञान में उन्होंने डिप्लोमा किया है, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस पढ़ाने का और प्रशासन का 40 साल का अनुभव है उन्हें, और प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती के प्रकांड विद्वान हैं। वैदिक मानवीय मूलों और वैदिक दर्शन के अध्येता भी हैं।
योगिक, आयुर्वेद, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार करते हैं। मैं संक्षेप में अगर कहूं तो सचमुच में वो अद्भुत है जो भारत में प्राकृतिक खेती, जीरो बजट की खेती को बढ़ावा देने के काम में भी एक पूरे समर्पित भाव से लगे हुए हैं और आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। ऐसे गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनका मैं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार के किसान और कृषि कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश के गौरव, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका वर्चुअली जुड़े हुए हैं, हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे नगरीय विकास मंत्री, भोपाल के प्रभारी, वरिष्ठ नेता भाई भूपेंद्र सिंह जी ठाकुर और हमारे कृषि मंत्री जो हमेशा किसानों के लिए ऊर्जा से भरे रह के दिनों रात काम करते हैं, आदरणीय कमल पटेल जी, कृषि विभाग के सारे हमारे अधिकारी यहां उपस्थित हैं और केवल यहां उपस्थित नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जिला मुख्यालयों से, सभी मंडियों से, फिर एनआईसी जो वीसी रूम है जिला स्तरीय, उससे जिला मुख्यालयों पर लगभग 1,500, कृषि मंडियों में 150, कृषि और उद्यान की महाविद्यालयों में 75, कृषि विज्ञान केंद्रों में 80, कृषि प्रशिक्षण केंद्रों में 80, विकासखंड मुख्यालयों में जो सूचना केंद्र वहां से 60-60, किसान उत्पादक संगठन के मुख्यालयों से 40-40 और ग्राम पंचायत, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, सामुदायिक भवन आदि से 20-20 कृषक, ऐसे कुल मिला के 1,65,840 रजिस्टर्ड किसान आज इस कार्यक्रम से आप देख रहे हैं हर स्थान से जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं और 9.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया इस कार्यक्रम को कार्यशाला में भाग लेने के लिए। तो वो अपने घरों में भी, चूंकि डायरेक्ट टेलीकास्ट ये कार्यक्रम हो रहा है, वो सुन रहे हैं। ये मात्र एक कर्मकांड नहीं है मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश की कृषि की दशा और दिशा बदलने का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, 5,000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो उदार हृदय के होते वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। बचपन से हमने गांव में हमें सिखाया गया कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कल्याण किसका हो? विश्व का कल्याण। और हमारे ऋषियों ने यह भी गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और सबके केवल निरोग होने की बात अगर मैं कहूं तो माननीय तोमर जी ने यह बात सही कही। एक जमाना था तब केमिकल, रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी। और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो कांप जाते हैं। हम धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं? धरती धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण बंजर होती जा रही है। हर साल और ज्यादा खाद, और ज्यादा खाद, फिर और ज्यादा कीटनाशक, फिर और ज्यादा पानी, फिर और ज्यादा लागत। मेरे प्रिय किसान भाइयों,
यह बात सच है कि फसल आती है तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेकिन जरा खर्चे का हिसाब लगा के तो देखो, जैसे जैसे बैंकों का चुकाना पड़ता है, इतना खाद का दो, इतना पानी का दो, इतना कीटनाशक का दो, तो पता चला सारा पैसा जितना आया लगभग कर्जा चुकाने में ही निकल जाता है। उत्पादन खूब होता है, लेकिन खर्चा कितना बढ़ा है। एक बढ़ता हुआ खर्च, दूसरे उसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण विषैले होते हुए हमारे अन्न। अभी कमल जी कह रहे थे कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती है। आज हम गंभीरता से सोचें कि हम किस दिशा में अपनी खेती को ले जा रहे हैं। अभी कई बार हम गोरक्षा की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे होशंगाबाद से भी, नर्मदा नगर से सारे किसान जुड़े हुए हैं। मैं एक दिन कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से गया तो मैंने देखा खेतों में आग लगी थी, नरवाई में आग लगी थी। अब मुझे कहा किसी ने कि गौ माता की रक्षा करो। मैंने सभा में ही कहा कि पुराने समय में गौ माताओं के लिए हम जमीन रखते थे, गोचर। वो सारी जमीन तोड़ के हमने खेत बना दिए, पेड़ हमने खत्म कर दिए, पूरी जमीन हम जोतते हैं और इसके बाद फसल आती है तो पहले दावन करते थे, फिर थ्रेसर पे आ गए तब भी भूसा मिल जाता है, और अब तो हार्वेस्टर चला के सीधे खेतों में आग लगा देते हैं। तो हम तो भूसा तक नहीं बचाते अपनी गौ माता के लिए, और मुख्यमंत्री से कहते तुम गौ बचाओ। मैं कहां से गौ बचाऊं, मुझे बताओ। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि आचार्य देवव्रत जी आए हुए हैं। प्राकृतिक खेती, इन सब का उपाय क्या है? एक शब्द में कहूं तो प्राकृतिक खेती। हम जैविक खेतियां कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कई जैविक जिले हमसे जुड़े हुए हैं, मंडला, डिंडौरी, ताकि अधिकांश किसान आज भी जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक नहीं जैविक खेती करते हैं। वो केमिकल फर्टिलाइजर का या तो उपयोग नहीं करते या बहुत कम उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रकबा है आज जैविक खेती का, अग्रणी राज्य हैं हम। लेकिन मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, देखो तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके मन में ललक के तड़प है देश को आगे बढ़ाने की, वो तो है ही एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो लगे। लेकिन केवल उतना ही नहीं कर रहे, वो केवल वैश्विक नेता नहीं है, वो हर तरफ चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। ये केमिकल फर्टिलाइजर बर्बाद कर देगा हमारी धरती माता को, और इस धरती माता को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना कि नहीं रखना। क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि जितना चाहो आज निकाल लो, खाद डाल डाल के? आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी, कभी हमने सोचा है क्या? क्या उनके रहने के लायक ये धरती बचेगी? हमको आज गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम धरती मैया के स्वास्थ्य की रक्षा करें। मित्र कीट भी हमने सब मार डाले, कीटनाशक डाल डाल के सब साफ कर दिए। कुछ जला के मार डालते हैं, कुछ कीटनाशक डाल डाल के मार डालते हैं, तो होगा क्या धरती मैया का, ये तो सोचो। और जब हम विश्व का कल्याण कहते हैं तो क्या जीव जंतुओं की धरती नहीं है, पशु पक्षियों की धरती नहीं है? हमारी नदियों के क्या हाल हमने कर दिए। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर की खेती में 5 पानी, अब 5 पानी, और धरती का पेट फाड़ फाड़ के निकाल लो पूरा पानी, निकाल लो पूरा पानी। पानी जमीन में 1000 फीट 1500 फीट नीचे चला गया। अभी हमने जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे। पानी रोको, गांव का गांव में, खेत का खेत में जल संरचनाएं बनाओ। अब हम जितना निकाल रहे हैं उतना डालेंगे ही नहीं धरती मां के पेट में, तो हालत क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको गंभीरता बता रहा हूं। इसका उपाय है, और उस उपाय पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं। सचमुच में लगातार वो आग्रह कर रहे हैं किसानों से प्राकृतिक खेती के लिए। और प्राकृतिक खेती के देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ अगर कोई है तो आचार्य देवव्रत जी आज हमारे बीच में बैठे हैं। और इसलिए मेरे प्रिय किसान भाइयों, ये कर्मकांड आज का कार्यक्रम नहीं है। शाम को 5 बजे तक कार्यशाला चलेगी, दोपहर के बाद भी 2:45 बजे से फिर अलग अलग सत्र रखे गए जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ बुलाए गए जो आपको अलग अलग विषयों पर
आपसे चर्चा करेंगे उत्पाद के विपणन की व्यवस्था जो हम पैदा करते हैं, जैविक, ये प्राकृतिक विपणन, प्रमाणीकरण और निर्यात की संभावना। आज पूरी दुनिया, मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश का गेहूं आज पूरी दुनिया में भेजने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसान सोने जैसे दाने, फलाना आटा, ढिमका आटा, वो दाने कौन के? अपने मध्य प्रदेश के। लेकिन वो सरबती खत्म ना हो जाए, वो कठिया गेहूं खत्म ना हो जाए, लोकवन खत्म ना हो जाए। ये कम पानी में होने वाली फसलें, अपनी परंपरागत फसलें, तो उस पर भी यहां चर्चा होगी। निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा होगी। फिर हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में जो कार्यरत संस्थाएं और कंपनियां, उनके प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होगी। फिर प्रगतिशील किसान, मुझे कहते हुए खुशी है हमारे दोनों महामहिम गवर्नर यहां बैठे हैं। मध्य प्रदेश में हजारों किसान आज भी प्राकृतिक खेती में जी जान से कोशिश कर रहे हैं, और आज वो सब इकट्ठे हैं, आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। तो उनके भी अनुभव हम सुनेंगे, उनके अनुभव भी सुनेंगे। तो शाम के 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मैं तो प्रारंभिक रूप से इस विषय की गंभीरता से आपको मैंने परिचय कराया। अब हम सब आदर सहित सुनेंगे, और ये सुनेंगे मतलब भाषण नहीं है। देखो, हम चाहते तो एक बड़ी सभा कर देते, 2 लाख लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते, लेकिन उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए हमने तय किया कि अलग अलग जगह बैठे, कम संख्या में, आरामदायक स्थिति में बैठे, और पूरा ध्यान लगाए आचार्य देवव्रत जी की तरफ कि वो क्या क्या कह रहे हैं। जीवामृत, बीजामृत, कैसे प्राकृतिक खेती में हम फायदा भी ज्यादा उठा सकते हैं, लाभ का धंधा बना सकते हैं, किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं। वो कला और विज्ञान आज आचार्य देवव्रत जी और हमारे महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी हमको बताएंगे। इसलिए एक बार फिर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरे ध्यान से इतनी मेरी प्रार्थना है कि भैया शरीर के साथ साथ मन भी यहां रखना। नहीं, शरीर तो यहां है और मन खेत की नरवाई जली की नहीं जली उसमें लगाओ तो समझ में नहीं आएगा। तो शरीर भी यहां रहे, मन भी यहां रहे, बुद्धि भी यहां रहे और आत्मा भी यहां रहे। तो मेरा दावा है कि प्राकृतिक खेती के गुण सीख के आप जाओगे और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश का नेतृत्व प्राकृतिक खेती में करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज का यह अवसर एक महायज्ञ में अपनी ओर से संविधा डालने का अवसर है, और हम सबका सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में, इस महाकुंभ में अपने इस विचार की संविधा डालने के लिए हमारे आग्रह पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी उपस्थित हैं। प्राकृतिक कृषि पर उनका गहन विशद अध्ययन है और एक पुस्तक भी उन्होंने इस अवसर पर हम सबके लिए सौगात के रूप में प्रस्तुत की है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को आप सबके बीच आमंत्रित करता हूं। वे आएं और हम सबका मार्गदर्शन भी उस अवसर पर करें। ओम अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, कर्मठ, जुझारू नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो दिल्ली से वर्चुअल हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने उद्गार प्राकृतिक कृषि के लिए और सबको प्रेरणा देने के लिए दिए, ऐसे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी,
आदरणीय श्री कमल पटेल जी, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री शैलेंद्र सिंह जी, कृषि उत्पाद आयुक्त, उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, कृषि से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक, कृषि के सभी अधिकारी, आप सबका आज के इस प्राकृतिक प्रशिक्षण शिविर में मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और सबको नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी के विचार सुने हैं। आप सभी किसान के भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं और सभी की इच्छा है कि मेरे प्रदेश का, मेरे देश का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के चहुमुखी विकास के लिए रात और दिन लगातार वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और किसानों के लिए उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं और उनकी इच्छा है कि भारत के किसान की आय बढ़े, वो समृद्ध और उन्नत हो और जो आने वाले भविष्य में चुनौतियां हैं, जिनका जिक्र श्री नरेंद्र तोमर जी ने किया कि वो इतने दूरगामी हैं कि वो भारत के सुमंगल भविष्य के लिए केवल कृषि नहीं अपितु हर क्षेत्र में जो नई नई योजना दे रहे हैं, उनकी इच्छा कि भारत आत्मनिर्भर हो, भारत समृद्ध और उन्नत हो, किसी की ओर ना देखे, ऐसा देश वो बनाना चाहते हैं। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से नजदीक से कभी परिचय में नहीं आया, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके कार्यों को देखता हूं, उनके पैशन को देखता हूं, उनका समर्पण और जिस भी कार्य को वो लेते हैं, वो उसको पूरे अंतर मन और मन योग से लेकर के पूरा करने का काम करते हैं। इसी का कारण रहा कि मध्य प्रदेश, जो बड़ा दीनहीन सा प्रदेश था, जहां के बारे में एक बीमारू राज्य की कल्पना की जाती थी, आज मध्य प्रदेश भारत की नाभि की तरह, जैसे शरीर में नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होती है और वहीं से शरीर का आहार पूरा पहुंचता है, ऐसे ही इस प्रदेश ने अन्न उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जो रात और दिन इस प्रदेश के विकास उन्नति के लिए समर्पित होकर के गरीब, किसान, मजदूर और हर इस प्रदेश के नागरिक के उन्नति कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-5 बार मेरे से बातचीत की। आप इससे विचार कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने किसान की कितनी चिंता करता है। पूरे देश में मैं जाता हूं, अनेक प्रांतों में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है इसी काम के लिए, लेकिन जितना स्नेह, आकर्षण, अपनापन और जितनी रुचि
आदरणीय चौहान साहब ने इस मिशन के लिए दिखाई उतनी मुझे अब तक कम मिली है। तो मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने जो सम्मान, जो स्नेह, अपनापन मुझे भी दिया, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों और बहनों, अब मैं अपने विषय की ओर आ रहा हूं और ये जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से दी है। छिंदवाड़ा के लोगों की इतनी भीड़ में सामने देख रहा हूं और ऐसे अनेक स्थलों पर जहां भी लोग बैठे हैं वो ऐसे बैठे जैसे विद्यार्थी क्लास में बैठता है और इतना रुचि लेकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों के इस भाव को देखकर मैं अनुभव कर रहा हूं कि लोगों को दबाव देकर के भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं किया गया, अपितु एक मिशन, एक नई क्रांति, और मैं कह सकता हूं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के किसान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जहां इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री तोमर साहब का जो विजन है, उस विषय को इतनी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए लागू करने के लिए तत्पर है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसान जितने मेहनती हैं, जितने जुझारू हैं, जितने कर्मयोगी हैं, इस विषय को समझ पाए तो मध्य प्रदेश का नहीं, आप पूरे भारत देश और विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। आज जो चर्चा मैं आपके बीच में करने लगा हूं, ये मेरा भाषण नहीं है, ये मेरा भाषण नहीं है। मैं खुद एक किसान हूं। भाइयों और बहनों, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया है, मैंने हाथ से गाय भैंस का चारा भी किया है, मैं दूध भी बहुत बढ़िया निकालता हूं, फावड़ा भी बहुत बढ़िया चलाता हूं। आज भी आप जितने किसान बैठे हैं, कभी मुकाबला करने की जरूरत पड़े तो मैं खेत में आपके साथ पूरे दिन काम इस समय भी कर सकता हूं। तो मैं किसान के नाते आज जो चर्चा करूंगा भाषण की नहीं, ये प्रैक्टिकल है, जो मैंने व्यवहारिक अपने खेत में किया, और जिस खेत में किए व्यवहारिक विषय को मैंने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया, उसके बाद गुजरात में किया, और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में लोगों ने जिस तेजी से इस विषय को अपनाया है, वो विषय आज आपने निश्चित रूप से यदि सुनेंगे, और मजे की बात यह है, ये इतना आकर्षक है, इतना आनंद आपको आएगा, बिल्कुल बोर आप नहीं होंगे, कतई बोर नहीं होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं 35 वर्ष तक बच्चे पढ़ाता रहा हूं, और वो अध्यापक इस काम का आज आपने निश्चित रूप से यदि सुनेंगे, और मजे की बात यह है, ये इतना आकर्षक है, इतना आनंद आपको आएगा, बिल्कुल बोर आप नहीं होंगे, कतई बोर नहीं होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं 35 वर्ष तक बच्चे पढ़ाता रहा हूं, और वो अध्यापक इस काम का जिसकी क्लास में बालक बोर हो जाएं, छात्र बोर हो जाएं, तो 35 साल में विद्यार्थी पढ़ाता रहा हूं, और अब मैं किसानों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आपको अब अपना विषय, यहां से हुई घटना, मैं गुरुकुल है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जिसमें 1,500 बच्चे 14 स्टेट के मेरे पास पढ़ते हैं,
और वो गुरुकुल ऐसा बन पाया, परिश्रम किया कि अभी वहां टेस्ट हुए हैं प्रवेश के लिए। मुझे 250 बच्चे लेने थे 5वीं से 11वीं तक। उसके लिए 9,500 बच्चे वहां के एग्जाम में बैठे। 9,500 बच्चे में से 250 बच्चे लिए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कितना ऊंचा पढ़ाई का स्तर है। IIT, PMT, NDA में 12वीं करते करते ही बच्चे चले जाते हैं। तो उस गुरुकुल में मैं 35 वर्ष प्रधानाचार्य रहा और अब भी मैं ज्यों का त्यों से जुड़ा हुआ पैटर्न हूं। वो पूरा आवासीय है और वहां 200 एकड़ हमारी जमीन है, 200 एकड़। अब उस बच्चों के लिए जो भोजन की व्यवस्था मैं करता था तो उसी खेत से मैं करता हूं। 350 मेरे पास गाय हैं, साहिवाल, थारपार, कराठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, 8 तरह की ब्रीड मेरे पास हैं। घोड़े हैं बच्चों की राइडिंग के लिए। तो मैं जो खेती करता था अपने खेत में, वो वही करता था जो आप और सब करते हैं। यूरिया, DAP, कीटनाशक, सब कुछ वही डालता था मैं अपने खेतों में और वही अनाज, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी उन बच्चों को खिलाता था। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। मेरे खेत का एक कर्मचारी खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। गर्मी में कीटनाशक उसके दिमाग में चढ़ा और बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। दूसरा नौकर दौड़ा आया, उसने कहा जी अमुक कर्मचारी बेहोश हो गया। हम दौड़े गए, गाड़ी में उसको लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। 2-3 दिन में उसका जीवन तो बच गया। लेकिन इस घटना ने मुझे विचार दिया कि तेरे पास देश के 1400 मासूम बच्चे पढ़ते हैं और जिस कर्मचारी ने कीटनाशक का छिड़काव किया, इसने उस कीटनाशक को ना तो पिया था न खाया था, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं इन बच्चों को इस जहर को दाल में, साग में, सब्जी में, फल में सीधा जहर डलवा करके इन बच्चों को खिला रहा हूं। इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं ये जहर अपने पढ़ने वाले बच्चों को नहीं खिलाऊंगा और मैं सीधा एग्रीकल्चर विभाग के ऑफिस में गया। वहां कृषि विज्ञान केंद्र के एक डॉक्टर हरिओम जी मेरे परिचित थे, उनसे मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस रासायनिक खेती से दूसरा कोई विकल्प है खेती करने का? तो उन्होंने कहा कि है। वो क्या है कि जैविक खेती है। मैंने उस जैविक खेती को समझा और मुझे जानकारी जैसे अभी मिली कि मध्य प्रदेश में बहुत से किसान जैविक खेती को कर रहे हैं और भारत के अलग अलग भागों में भी जैविक खेती की जा रही है। और पिछले 30-40 साल से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें इस पर बड़ा अनुदान भी देती हैं, सहयोग भी करती हैं और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा। तो मैंने भी वो काम शुरू किया। मैंने पिट बनाए, उनमें गाय का गोबर डाला, उसमें केचुआ जो प्रयोग होता, अर्थवर्म केचुआ कहते हैं ना, समझते हो ना, वो आयात किया जाता, वो केचुआ डाला खरीद करके, फिर उसको उलट पुलट करना पड़ता है। 1.5-2 महीने में खाद बनता, फिर वो छानना पड़ता, केचुए अलग और खाद अलग करना पड़ता है। ये सारे काम मैंने शुरू किए और मैंने पूरे खेत में नहीं किया, केवल 5 एकड़ में मैंने ये जैविक खेती शुरू की। अब पहले साल मैं सीधा रासायनिक से जब जैविक खेती में आया तो मुझे कुछ नहीं मिला, सारा कीट पतंग खा गए और कोई लाभ मेरे को जैविक खेती से नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जहर की ओर नहीं जाना। मुझे पता था
कि 1-2 साल दिक्कत आएगी। मैंने अगले साल फिर वही खेती की, जैविक खेती, और जैविक खेती में दूसरे साल मेरे को 50% बचा। 50% उत्पादन मेरा हुआ, लेकिन न तो मेरी लागत कम हुई, न मेरी मेहनत कम हुई। और तीसरे साल भी मैंने किया तो लगभग 80% उत्पादन मिला, लेकिन लागत कम मेरी नहीं हुई, मेहनत मेरी कम नहीं हुई। मैंने विचार किया कि जिस मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस व्यक्ति के पास है ही 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, और वो जैविक खेती में उसको हम सीधा प्रवेश कराएंगे, तो आज के महंगाई के जमाने में जिस किसान का पूरा परिवार पल ही 2-3 एकड़ पे रहा है और उसका पहले साल उत्पादन यूं घटेगा, दूसरे साल भी इस तरह से कम रहेगा और 3 साल तक पूरा नहीं होता, उसमें मेहनत कम नहीं होती। जैविक खेती में खरपतवार इतना बढ़ता है क्योंकि उसमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है। गोबर की खाद में खरपतवार बढ़ता, उसको लेबर लगाने में बहुत लगती है। और उसमें जो केचुआ पाला जाता है वो भारतीय नहीं है, वो विदेश से लाया हुआ है। वो केचुआ कैसा है, वो 28 डिग्री से ऊपर तापमान में जिंदा ही नहीं रहता, और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, वो बीमारियों का कारण भी बनता है, और उसको खाद को बनने में 1.5-2 महीना भी लगता है। इतना लंबा प्रोसीजर, कभी उसको छानो, कभी गोबर को उसमें डालो, फिर उसको खेत में ले जाओ, फिर खरपतवार निकालो, और उत्पादन भी 3 साल पूरा नहीं मिलता, तो आम किसान इसे कैसे सहन करेगा? ये घाटे का सौदा है। मैंने विचार किया और अब मैं असमंजस में था कि मैं वापस रासायनिक खेती की ओर जाऊं, अब इस जैविक खेती को करूं तो ये तो घाटे में ले जाएगी मेरे को। तो इस असमंजस में मैं पड़ा हुआ था, तो मैंने निर्णय लिया कि दोबारा रासायनिक की ओर जाते हैं, लेकिन जितना जहर डालता हूं, जितना यूरिया डीएपी डालता हूं, उसे कम करूंगा डालना, यूं सोच रहा था। यूं सोचते सोचते ईश्वर ने रास्ता दिखाया। एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती का प्रचार करते थे, लगता है आप में उनसे परिचित लोग हैं, इसलिए उनकी ताली आपने बजाई है, बहुत अच्छा। आए हुए हैं लोग। मारुति भाई आए हैं क्या? अच्छा, बैठे हैं। आपकी सेना आई है? हाँ, ये मुख्यमंत्री जी, ये हमारे करीब 200 लोगों की प्रदेश में एक टीम है जो विशुद्ध वो खेती करती जिसकी चर्चा मैं आज करने लगा हूं आपके बीच में। और ये 200 लोग हमारे ट्रेनर बनेंगे और इस प्रदेश में बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हम कराने वाले हैं। तो हुआ क्या, मैंने अपने गुरुकुल में, जैसे आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने आप 500 लोगों को इकट्ठा, 800 को यहाँ किया हॉल में, और पूरे प्रदेश में 101,65,000 लोग विधिवत बैठे हैं, और अपने घरों में भी 9 लाख से ज्यादा लोग आज के इस कार्यक्रम से में जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरा आग्रह, जो मुझे सुन रहे हैं, आज कृपया 1 घंटा जरूर निकालें, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, एक नया चिंतन और सोच मिलने वाली है। तो मैंने अपने गुरुकुल में ऐसे 500 किसान बुलाए और पालेकर जी का शिविर लगाया। कॉपी पेन लेकर के मैं बीच में बैठा, 5 दिन मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। और वो ट्रेनिंग लेके मैंने क्या किया, वो जैविक खेती 5 एकड़ में जो करता था ना, उस 5 एकड़ से बिल्कुल नई 5 एकड़ मैंने जमीन ली जिसमें रासायनिक करता था। और फिर मैंने पालेकर की विधि से प्राकृतिक खेती उसमें शुरू की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मैंने की विधि से
आधी अधूरी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, नियम तोड़ के करोगे नहीं मिलेगा, पूरे मनोयोग से पूरी विधि से करोगे। पहले ही साल मेरे को उस रासायनिक खेती से आकर लगभग उतना मिल गया जितना रासायनिक खेती में मिलता था पहले ही साल, और दूसरे साल मेरा और बढ़ गया, और तीसरे साल और बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, ये सारी जानकारियां आपको मैं अभी देने वाला हूं। तो मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा। जहर वाली खेती, उसका जो भविष्य है मेरे भाई और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है। एक समय था जब उसकी मांग जरूरत थी, लेकिन इस समय मैं अपनी बात नहीं कह रहा, यूएनओ की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें यूएनओ ने घोषणा की है कि अगले 50 साल के बाद यदि यूं ही यूरिया डीएपी डालते रहे धरती में, तो आने वाले 50 साल के बाद धरती कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगी। धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। यूरिया डीएपी डालते रहोगे कुछ नहीं दे पाएगी। ये यूएनओ की रिपोर्ट है। एक बात। नंबर 2, जिस समय भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ, ये हरित क्रांति शुरू हुई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, उस समय उत्तर प्रदेश में थी, आजकल उत्तराखंड में है। और वहां जब वो प्रारंभ हुई तो उसमें एक डॉक्टर मैंने थे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और अमेरिका में पढ़ के आए, और इस मिशन से वो भी जुड़े। अभी उन्हीं डॉक्टर मैंने की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है कि जब हमने पंतनगर से हरित क्रांति का बिगुल बजाई देश के लिए, उस समय हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी नहीं अपितु पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% से ऊपर था। अब बोलो भाई, मेरे पीछे चुप नहीं रहना, मेरी क्लास में कितना था? 2.5% से ऊपर था ऑर्गेनिक कार्बन भारत की धरती का। और इस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 पे है। कितना है? 0.6 पे है। 2.5% से हमने ये प्रगति की कि उसको 0.6 पे ले आए। और साइंस की भाषा में जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3456 है, वो लगभग बंजर हो चुकी। भारत की यदि सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन देखें तो अब 0.5 पे आ चुका है। यानी इसमें अब और ज्यादा यूरिया डालना पड़ेगा, और ज्यादा डीएपी डालना पड़ेगा, और ज्यादा बीमारी आएंगी, कीटनाशक डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि धरती की उपजाऊ क्षमता घटती चली गई। इतनी कमजोर हो गई धरती कि उसमें लागत किसान की बढ़ती जाएगी, उत्पादन घटता जाएगा। ये अभी दिखाई दे रहा बढ़ता हुआ। आप याद करो, बोलना आपने, जब हमारे बुजुर्गों ने रासायनिक खेती शुरू की तो प्रति एकड़ 10-20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, वो 10-20 किलो, और उत्पादन बढ़ता था। हाँ या ना? बढ़ता था। अब एक एक एकड़ में 4-4, 5-5 बैग, थैले, कट्टे डालने पड़ते हैं। यूरिया बढ़ रहा और उत्पादन घट रहा। हाँ या ना? हो गया कि नहीं? आलू आप में कोई पैदा करता है क्या? आलू एक एकड़ में कितना यूरिया डीएपी डालते हो बेटे? 8-9 बैग एक एकड़ में डालते हो बेटा।
1 एकड़ में 8-9 बैग यूरिया डीएपी के और ऊपर से 3-4 कीटनाशक के स्प्रे। उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर के बिना बच सकता है क्या? ये आज स्थिति बन चुकी है और ये हर चीज में बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण अभी मैं गुजरात में था, कैंसर स्पेशलिस्ट हमारा डॉक्टर जयेश जी पटेल, उन्होंने बताया कि केवल अहमदाबाद की रिपोर्ट है, अहमदाबाद ओनली, कि उनके यहां आंकड़े हैं हर 1 लाख व्यक्ति में से 300 लोग इस समय कैंसर से ग्रसित हैं। 1 लाख में से हर 300 लोग कैंसर से ग्रसित, और उनकी रिपोर्ट है हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक, किडनी फेल, पेनक्रियाज फेल, चर्म रोग, दुनिया भर के रोग। आज कोई भला मानस नहीं बचा जो कोई गोली दवाई खाए बिना जी रहा हो, सब बीमार हैं। आप याद करो, जब ये हरित क्रांति नहीं थी 40-50 साल पहले, उस समय ईमानदारी से बोलो, कैंसर का नाम सुना था क्या? हार्ट अटैक को कोई जानता था? कोई इस शुगर डायबिटीज को जानता था? पेनक्रियाज, किडनी फेल हो गई, कोई जो सोचता था? कुछ भी नहीं था। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता भाइयों। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कारणाभावात् कार्य भाव, न तो कारणाभावात् कार्य भाव है। कोई आदमी यूं कहे आपको कि भाई बादल बिल्कुल नहीं थे, बारिश बहुत हुई, क्या हो सकता है? कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, असंभव है ना? कोई यूं कहे बीमार सब हैं, कारण कुछ भी नहीं संभव है। बिना कारण के कार्य नहीं। और कारण क्या है? आज गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, अनाज, पानी, दूध, जो भी मैं और आप ले रहे हैं, सब में जहर आ गया है। आज से 20 साल पहले पानी की बोतलें कोई लिए फिरता था क्या? कहीं पर भी पानी पीते थे, पानी शुद्ध था। आज मां के दूध में भी यूरिया आ गया। इतना विनाश। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल की तड़पण से बोल रहे थे, जीव जंतु नहीं छोड़े, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, मित्र कीट मर गए, धरती मां जिसको हम माता भूमि पुत्रो आम पृथ्व्या बोलते हैं, अरे मां को इतना जहर दे रहे हैं, इतना छिड़काव कि मां के अस्तित्व को ही नष्ट हमने कर दिया। कितना बड़ा पाप हो रहा धरती के ऊपर। तो इसका हल क्या कोई है? इसका हल है, और हल है प्राकृतिक खेती। मैं आज जो चर्चा करता हूं, मैंने रासायनिक खेती भी की है और मैंने जैविक खेती भी की है, लेकिन ये दोनों खेतियां पर्यावरण के लिए भी अच्छी नहीं है। इस समय की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की रिपोर्ट, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है, और जैविक भी उसमें पूरा सहयोग करती है। वो एक दृष्टि से तो ठीक है कि उसमें ये जहर नहीं है खाने में जो रासायनिक में है, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग में कैसे सहयोग करती है उसको सुनो ध्यान से। और आप जितने बंधु सुन रहे हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है, साइंटिफिक ढंग से आप इसको समझिए। जब मैंने जैविक खेती की और मैं सफल उसमें पूरा नहीं हुआ, तो मैं गया दोबारा साइंटिस्ट के पास में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरिओम जी आज भी हैं। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने आपके कहने से जैविक खेती की, इसमें उत्पादन मेरा क्यों घटा, लागत मेरी क्यों कम नहीं आई, इसका कारण क्या है? रासायनिक में तो पूरा मिलता है, जैविक में पूरा क्यों नहीं मिलता? 3 साल घाटा क्यों सहन करना पड़ता है? मेहनत कम क्यों नहीं होती? तो डॉक्टर हरिओम ने मुझे 2 यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की वैज्ञानिक की रिपोर्ट दी,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, एक हरियाणा में एक पंजाब में। अब वो जो रिपोर्ट दी उसको ध्यान से सुनना, सभी किसान भाई ध्यान से सुनना। जैविक खेती क्या है इसे पता लगेगा। उन रिपोर्ट में उन साइंटिस्ट ने जैविक खेती के बारे में लिखा कि इस समय भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे ज्यादा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक धान चावल। ठीक है, गेहूं और धान भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में सबसे बड़ा योगदान करती हैं, और इन दोनों फसलों की भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। यह है वैज्ञानिक पद्धति, 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि जैविक खेती से आपने भरपूर फसल लेनी है तो वो कैसे होगी? अब ध्यान करना, 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, और हमने नाइट्रोजन कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब यदि जैविक पद्धति से पूरी फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। 300 क्विंटल डालेंगे तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। नहीं आई समझ में? आ गई? अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या भारत इतना बड़ा देश है, क्या इतना पशुधन हमारे पास में है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी की जा सके? नंबर 1। नंबर 2, किसान के पास एकड़ 1 और 300 क्विंटल गोबर की खाद की जरूरत पड़े तो कितने पशु रखने पड़ेंगे? 20-30।